गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, फिजिक्स की डेफिनेशन होती है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ इज नोन एज फिजिक्स। किसी भी नेचुरल लॉ को समझने के लिए जो भी हम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स के ध्यान रखो दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं मैक्रो फिजिक्स और सेकंड पार्ट को बोलते हैं माइक्रो फिजिक्स। ठीक है, ये दो पार्ट्स में फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, मतलब पूरे IIT, JEE और नीट के कोर्स के लिए फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है मैक्रो फिजिक्स और सेकंड पार्ट जो है वो है माइक्रो फिजिक्स। अब देखो, मैक्रो फिजिक्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मैक्रो फिजिक्स। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई एक कार अगर रोड पे मूव कर रही है तो वहां पर भी फिजिक्स यूज हो रहा है, तो उस फिजिक्स को जो हम पढ़ेंगे और डील करेंगे उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? मैक्रो। इसका मतलब द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज डील विथ नेकेड आई दैट इज नोन एज मैक्रो फिजिक्स। वो फिजिक्स का पार्ट जो नेकेड आई यानी कि आप नॉर्मली देख करके, ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, उस पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो फिजिक्स कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग भी अपनी कॉपीज में लिखते जाएंगे। द पार्ट ऑफ फिजिक्स डील विथ naked eye, the part of physics deal with naked eye is, the part of physics deal with naked eye is called microphysics. Macrophysics। फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। द पार्ट ऑफ फिजिक्स यानी वो फिजिक्स का पार्ट जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। और बेटा, ये पूरा का पूरा पोर्शन आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसका मतलब जो आपका जो बच्चे 10th प्रमोट होकर के क्लास 11th में आए हैं और JEE की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें फर्स्ट ईयर में ये माइक्रो फिजिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जरा माइक्रो फिजिक्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मींस क्या होता है? बहुत ही छोटा। इसका मतलब द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज डील विथ माइक्रोस्कोप और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड माइक्रो फिजिक्स। इस फिजिक्स में आपको ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए फिजिक्स को आपको इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे जैसे कि माइक्रोस्कोप्स, तब आप उसको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। उस पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। तो मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे। द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज डील विथ माइक्रोस्कोप और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो फिजिक्स का पार्ट जो आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू या अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पढ़ते हो, हेल्प से पढ़ते हो, उस पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन आप बना सकते हैं। देखिए, क्या लिख सकते हैं? द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज नॉट डील विथ नेकेड आई। क्या लिख सकते हैं बेटे? द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच is not deal with naked eye। वो फिजिक्स की पार्ट जो आप क्या कर सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। और इस पोर्शन को आप टोटली कहां पे पढ़ोगे? 12th। यानी जो बच्चे 2 इयर्स के लिए प्रिपरेशन नीट का या JEE का या IIT मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो फर्स्ट जो 11th में वो रहेंगे तो उनको मैक्रो फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और 12th में जाएंगे तो उनको माइक्रो फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, एक के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और
ध्यान रखना फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, और जब आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना सीख जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होंगे। देखो बेटे, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि हमसे सर न्यूमेरिकल नहीं होता, हमसे ये। देखो, एक्चुअल में आपको बेसिक अपना क्लियर रखना पड़ेगा। इट मीन्स फंडामेंटल अगर आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो 100% आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होंगे। अगर आपका फंडामेंटल वीक है तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है। देखो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब होता है बेसिक। बेसिक यानी जैसे माइक्रोफिजिक्स में से आपके आईआईटी, जेईई में और नीट में थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। बट अगर माइक्रोफिजिक्स अच्छे से नहीं आएगा तो आपको माइक्रोफिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपसे अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आपको ये वाला पोर्शन, माइक्रोफिजिक्स का पोर्शन और माइक्रोफिजिक्स दोनों के पोर्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आप लिख लिए होंगे अपने स्क्रीन को पॉज करके। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और इसके पार्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए। अब देखो, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पोर्शंस को कैसे कैसे कवर करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मैक्रोफिजिक्स में आप एक्चुअल में मेजर 3 टॉपिक्स को कवर करोगे। मेजर, देखो बेटे, हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 पोर्शंस को आप कवर करोगे। वो 3 पोर्शंस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पोर्शन है मैकेनिक्स। पहला पोर्शन है आपका मैकेनिक्स। दूसरा है हीट एंड थर्मो। थर्मो एंड हीट भी कहीं लिखा जाता है, और हीट एंड थर्मो सेकेंड टॉपिक है आपका। और थर्ड टॉपिक जो आप पढ़ेंगे एसएचएम एंड वेव। यही 3 टॉपिक आप पूरे क्लास 11th में कवर करेंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आप, फर्स्ट ईयर कहने का सेंस 11th क्लास में आप मैकेनिक्स, दूसरा हीट एंड थर्मो और तीसरा एसएचएम कवर करोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आया। अब देखिए, मैकेनिक्स में बहुत सारे पोर्शंस हैं बेटे। लाइक आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो नॉर्मली मैकेनिक्स ही आप पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बताता हूं, समझाता हूं क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स। और थर्ड जो टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये टॉपिक भी यहीं पे कवर होगा। हीट एंड थर्मो में आपके 3 चैप्टर या किसी बुक्स में 4 चैप्टर देते हैं, तो वो चारों चैप्टर कवर होगा। सबसे पहला होगा आपका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, केटीजी। और एक और चैप्टर आपका एक रिलेटेड चैप्टर आपके आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में ही। थर्मोडायनेमिक्स 1 और थर्मोडायनेमिक्स 2 किसी बुक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स। अब देखिए बेटा, जरा सा आप यहाँ पे समझना, मैकेनिक्स का मतलब क्या होगा। मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर कवर करोगे। सबसे पहले तो मैकेनिक्स में आप मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे। और एनएलएम का मतलब हो जाएगा न्यूटन्स लॉ एंड फोर्स चैप्टर आपका आएगा, वो पढ़ोगे। इसके बाद अगला चैप्टर वर्क और एनर्जी। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन। इसके बाद एक और चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे आप ग्रेविटेशन। इसमें 5 से 6 चैप्टर्स कवर होंगे मैकेनिक्स में। ठीक है, अब सुनो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है बच्चों, कोई भी चीज जो फ्लो करे, लाइक एयर, लाइक वाटर। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो फ्लो करे उसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में
एक ही चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स का है, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वो पूरे फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है और कौन कौन से लॉ होंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करोगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ, एक्चुअल में यहाँ प्रॉपर्टी छूट गया है तो लिख लीजिए आप, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे कोई भी मैटर में दो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या फिजिक्स लगती है और कैसे वो मोशन करता है, क्या करता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जरा सा मैकेनिक्स को मैं आपको और ज्यादा ब्रेक करके दिखाता हूँ। मेजरली मैकेनिक्स में 3 पोर्शन होते हैं बेटे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा फिजिक्स को मैं रिलेट करके पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर कहाँ से रिलेट है, तो ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ सकें और उसको रिलेट करें, ठीक है। मैकेनिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्टैटिक्स, सेकंड आता है काइनेमेटिक्स और लास्ट वन हम लोग डायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड होता है मैकेनिक्स। वो जब सारे जो आपको 6 चैप्टर्स हमने बताया उसके 3 टॉपिक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। स्टैटिक्स मींस होता है कि कोई भी बॉडी, कहीं पर भी फिजिक्स में स्टैटिक्स वर्ड आ जाए, स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। तो ए बॉडी विच इज इन रेस्ट, दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है, उसमें जो भी फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसके बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको किस पोर्शन में पढ़ेंगे? स्टैटिक्स पोर्शन में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है द बॉडी विच इज इन मोशन विदाउट कॉज, बिना किसी रीजन के अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल एक समझाता हूँ छोटा सा, यहाँ देखता हूँ। मान लो कि ये एक इंक्लाइंड बेटा प्लेन है, ठीक है, AC, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा बॉल छोड़ दिया तो वो बॉल क्या करेगा? मूव करेगा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें जो फिजिक्स यूज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स बोलेंगे। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? द मोशन ऑफ बॉडी विथ कॉज। कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है किसी रीजन की वजह से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? बॉडी इज इन रेस्ट। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? बॉडी इज इन मोशन विदाउट कॉज। विदाउट कॉज का मतलब यहां पे आप समझोगे, विदाउट कॉज का मतलब होता है कि बॉडी मोशन कर रही है बट वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर, वो किसी नेचुरल फेनोमेना की वजह से क्या कर रही है? मूव कर रही है। जैसे कि आप अगर इस मार्कर को यहां से आप छोड़ दो तो वो अर्थ की तरफ मूव करेगा, तो वहां पे जो फिजिक्स लगेगी वो किसमें आएगी? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। डायनेमिक्स का मतलब होता है बेटा बॉडी इज इन मोशन विथ कॉज। कॉज का मतलब किस रीजन की वजह से। जैसे हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हैं, मान लो आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है लाइक दैट, मान लो कि एक छोटा सा कार्टून है किसी चीज का, या एक आपने डेली लाइफ में देख लो कि एक कोई भी आपका चेयर है, चेयर के ऊपर आप क्या कर रहे हो? धक्का लगा रहे हो। तो आप धक्का लगा रहे हो तो कॉज हुआ ना, आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से वो चेयर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उस पोर्शन को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। एक्चुअल में डायनेमिक्स का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ वहां पे अप्लाई हो रहा है, और विदाउट कॉज का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ वहां अप्लाई नहीं हो रहा है। बस इतना सा फर्क है बेटा। मैंने इसको 3 पोर्शंस में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया ताकि आप ये 12th की फिजिक्स कैसे रिलेट होती है 11th से वो आप समझ पाओ, ठीक है। अब समझो माइक्रो फिजिक्स जो 12th की फिजिक्स है, ये इसके 5 मेजर टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड टॉपिक है मैग्नेटिज्म। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो आपका है, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद आता है फोर्थ टॉपिक ऑप्टिक्स आपका आएगा एंड लास्ट वन फिफ्थ टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान से सुनना बेटा। अब इवैल्यूएशंस कैसे हैं, कहां पे क्वेश्चंस कितने परसेंट आते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैकेनिक्स से आईआईटी जेईई में या आईआईटी मेंस में या नीट में केवल और केवल 15 to 20% पूछे या इससे भी कम इसकी पार्टिसिपेशन होती है डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की। हीट एंड थर्मो से समझिए, हीट एंड थर्मो से लगभग ये 10 to 15%, मैक्सिमम मान के चलो 10 to 15% तक आ सकता है। एसएचएम एंड वेव से भी कुछ ऐसा ही है, अप्रॉक्सीमेट 15% के आसपास आता है। ठीक है, अप्रॉक्स, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब आते हैं 12th की फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही मेजर टॉपिक है आपके माइक्रो फिजिक्स का। तो यहां से आप सब ध्यान रखना 20 to 25% क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। मैग्नेटिज्म से भी लगभग 15 to 20% के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से केवल और केवल जेई में, मतलब मेंस में पूछेगा, आईआईटी मेंस में और नीट में पूछेगा, उससे आपके जेई में नहीं पूछता है, एडवांस में नहीं पूछता है। तो इसका बहुत ही कम, कभी कभी एक क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स बहुत ही मेजर क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना 25-30% के आसपास आता है। और मॉडर्न, रेस्ट ऑफ ऑल सारा मॉडर्न और ऑप्टिक्स, जिससे कि आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब देखो, आप सोचोगे कि सर मैकेनिक्स आप बता रहे हो कि बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही लार्ज टॉपिक है, बट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन बेटा याद रखना, अगर मैकेनिक्स आपकी स्ट्रांग है तो पूरी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग कहने का सेंस कि आपका कभी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैकेनिक्स आपकी वीक है तो याद रखना पूरी फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होनी है। बात समझ में आया? कैसे होनी है वो देखो, समझो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। चार्ज कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको कहाँ रखा गया? माइक्रोफिजिक्स में। स्टैटिक्स वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा है? अपने मैकेनिक्स में पढ़ा है। इसका मतलब आप देखो, मैकेनिक्स के स्टैटिक्स का सीधा रिलेशन हो गया। यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? मैं यहाँ पे मार्कर से दिखा दे रहा हूँ आपको। हुआ? 11th की फिजिक्स 12th में कैसे रिलेट हो गई, आपको समझ में आया? अब देखो, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, चार्ज मोशन में होता है। तो देखो, मोशन में कौन कौन बताता है? बॉडी इज इन मोशन विदाउट कॉज, बॉडी इज इन मोशन विद कॉज। ये दोनों के दोनों टॉपिक, यानी आपकी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों की दोनों रिलेट कहां से होती है? मैग्नेटिज्म से। अब बेटा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को जब रिलेट कर दिया जाता है तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव ऑप्टिक्स के भी 2 पोर्शंस होते हैं एक्चुअल में, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। याद रखना, जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा तो अच्छे से आपको क्या आएगी? वेव ऑप्टिक्स आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। और देखिए, एसएचएम एंड वेव इज आल्सो रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स, दोनों से रिलेटेड है। समझ में आया?
मॉडर्न फिजिक्स में याद रखना इन सभी का एप्लीकेशंस है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी सारे इन पोर्शंस को रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो 11th की मैकेनिक्स जो है पूरी 12th में क्या कर रही है, पार्टिसिपेशन कर रही है। तो आपको 11th की फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है, मन लगा करके पढ़ना है, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है बेटे। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग 11th का स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ बेटे आप लोगों को, 11th के बच्चों को। देखो एक्चुअल में फिजिक्स जो है उसके दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल पोर्शन और दूसरा होता है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो याद रखना थ्योरेटिकल पोर्शन तो फिजिक्स के थ्रू समझाया जाता है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी जेईई मेंस या एडवांस या नीट के लिए फिजिक्स को पढ़ते और समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो याद रखना एक और बात, फुट ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। कोई भी डेरिवेशन आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, उन सभी में क्या लगता रहेगा, हमेशा याद रखना मैथमेटिक्स लगती रहेगी। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आज बेसिक टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? फर्स्ट टॉपिक अपना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटे ध्यान दीजिए, अच्छे से इस बात को समझना, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इसको मैं खत्म करने के बाद ये एक्चुअल में बेसिक मैथमेटिक्स में ही आता है। इसके जो पोर्शंस मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा वो बेसिक मैथमेटिक्स के ही पोर्शन है। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, फिर आपके चैप्टर से स्टार्ट करूंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। और ये जो मैंने अभी समझाया फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, उस हिसाब से ही आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में कितनी टाइप्स की होती है या फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्या होती है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों ने शायद सुना होगा पिछली क्लासेस में, उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब आ जाओ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। मेजरली आपके कोर्स में फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की बताई गई है। पहला बताया गया है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड बताई गई है वेक्टर क्वांटिटी। बट जेईई मेंस और नीट जो है आपके तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। तो हम लोग तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बाद सेकंड जो टाइप है वो है वेक्टर क्वांटिटी एंड लास्ट वन इज टेंसर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और इसे हम लोग कैसे समझेंगे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, इसी तरह से टेंसर क्वांटिटी थर्ड क्या होता है। अब देखो बेटा एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनके पास ओनली वन क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। Those quantity which have only magnitude, that quantity is known as scalar quantity. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे those quantities which has only magnitude, that quantities, that quantity is called scalar quantity. वो क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, केवल और केवल
मैग्नीट्यूड हो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लाइक दैट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लो आप अपने घर से कोचिंग आते हो या आप कहीं पर भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हो तो डिस्टेंस बताया जाता है। लाइक दैट आप एक एग्जांपल समझो, आपको कहा जाए कि भाई मुंबई से आपको पुणे आना है। कहाँ पे आना है, मुंबई से पुणे आना है। तो आपके जो भी जिस भी मोड से आ रहे होगे तो आप पूछोगे कि भैया डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, किसी से भी पूछोगे वो बताया कि भाई ठीक है 400 किलोमीटर है। 400 डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, मुंबई टू पुणे। वहां पे कोई भी डायरेक्शन की बात की गई क्या, केवल और केवल क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। यानी 400 किलोमीटर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ बेटा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड, स्पीड भी क्या है आपकी एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ ही साथ स्पीड के साथ साथ आप और भी बहुत सारे क्वांटिटीज को देख सकते हो जिसके पास केवल और केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। जैसे मास एक्सेट्रा, ये सभी क्वांटिटीज को क्या होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अब इसको याद रखना बेटा, ये फिजिक्स में अगर आपको ये अच्छे से वेक्टर क्वांटिटी केवल आ जाए तो याद रखना फिजिक्स का आप मिनिमम 10% सीख गए। हर एक न्यूमेरिकल में ये यूज होता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है, तो इसको अच्छे से आप सीखोगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, दोज क्वांटिटी which have both magnitude and specific direction. Those quantity which have both magnitude and specific direction, that quantity is known as वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, दो चीजें हो, एक तो मैग्नीट्यूड हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन कहने का सेंस मेरा क्या है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो उस टाइप की क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लाइक दैट आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का दे दिया जाए 4 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा स्पीड में क्या क्या है, दो बातें हैं। ये जो 4 है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है, यूनिट बता रहा है। बट अगर यहीं पे वेलोसिटी दिया जाए, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, याद करो। अगर मान लो कि यहां पे बोला जाए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर दे दी जाए कुछ भी, मान लो 4 मीटर पर सेकंड दिया जाएगा, तो क्या इतने से वेलोसिटी हो जाएगी, नहीं। और क्या बताना पड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। अब देखो इसमें कितनी क्वांटिटी आ गई। अब इसमें देखिए ये 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, MAG और डॉट लगा दो तो बेटा आप समझ जाना कि मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या हो गई, यूनिट हो गई भाई, क्या हुआ, यूनिट आ गया। टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ क्या है, डायरेक्शन आया। क्या आया, डायरेक्शन आया। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हुई, बट स्पीड कैसा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। आप इसमें डिफरेंस समझ पाए कि देखो
जब स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो केवल और केवल दो चीजें आ रही हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। बट अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो देखो मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ ही साथ डायरेक्शन और प्रॉपर डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ रहा है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब बेटे आते हैं टेंसर क्वांटिटी में। टेंसर क्वांटिटी वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो, तो उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन आप बता सकते हो, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसके पास स्केलर क्वांटिटी की भी क्या हो? प्रॉपर्टीज हो और साथ में वेक्टर क्वांटिटी की भी प्रॉपर्टी हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, which have magnitude and direction, और डायरेक्शन कैसा हो? स्पेसिफिक नहीं हो, नॉट स्पेसिफिक लिख दे रहा हूं मैं। डायरेक्शन तो दी जाए बट उसकी स्पेसिफिक कोई भी डायरेक्शन ना हो, उसके लिए कहा जा रहा है दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी is known as tensor quantity। वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो, उन वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है क्या? नहीं, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जिधर जिधर वायर जाएगा उधर उधर इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, बट डायरेक्शन तो होगा कि कहां से कहां चलती है जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है। आप लोगों को पता होगा, क्लास 10 में पढ़े हैं, मालूम है ना कि आपके पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ चलती है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो वो उसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब बेटे यहाँ तक ये डेफिनेशंस अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बात करेंगे और स्केलर क्वांटिटी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद वेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए, स्केलर क्वांटिटी आपको हेडिंग लगा लेना। अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखो क्या था? दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि वो क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें और भी एक हेडिंग लगाना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टीज से पढ़ेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो आप यहां से लिखोगे ईच स्केलर quantities have each scalar quantity has या है magnitude and unit। सभी
स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और क्या होता है उसके पास बेटा, यूनिट होती है। बात समझ में आया? जैसा कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल लेते हैं, मास ले लो। मान लो किसी बॉडी का मास है 4 kg। अब देखो बेटा, ये 4 kg में दो बातें ये 4 kg रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 4 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जितने भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनके पास क्या मिलेगा? दो बातें होंगी वहां पे। पहली तो मैग्नीट्यूड और दूसरी यूनिट। बात समझ में आया? डायरेक्शन की यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं होगा। यहाँ पे अच्छे से इस बात को ध्यान से समझना। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ये समझते हैं कि सभी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? सिंपल अलजेब्रिक रूल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल अलजेब्रिक रूल से। तो इस बात को आप लोग लिखोगे, स्केलर quantities can be added, subtracted and multiplied by simple लॉ ऑफ अलजेब्रा लिखा है ऐसे। अच्छा, ठीक है। सिंपल जो अलजेब्रा के लॉ अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, उसी से हम लोग क्या करेंगे? स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दैट मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लो कि दो ब्लॉक्स हैं, तो उन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर कुछ मासेस दिए गए हैं उनके। सपोज करिए कि एक का मास दिया गया 4 kg और दूसरे का मास दिया गया 8 kg। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसका नेट मास कितना होगा, लाइक दैट आप समझो यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ये ब्लॉक ए है, इसका मास आपको दिया गया है 5 kg सपोज कर लीजिए, और सेकंड का मास दिया गया है आपको बी का, वो कितना दिया गया है? वो सपोज कर लो आपको दिया गया है 6 kg। तो मैं पूछूं फाइंड आउट द नेट मास ऑफ ए एंड बी। नेट मास बताइए ए और बी का। तो ये आप कैसे करोगे नेट मास? देखो, नेट मास इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे? m1 प्लस m2। और m1 प्लस m2 करोगे, मैं यहां पे कर दे रहा हूं बेटा ताकि आपको दिखाई दे। देखिए नेट मास कितना हो जाएगा? नेट मास इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। अब m1 की मास कितनी थी बेटे? 5 kg था, कर दो 5 kg प्लस दूसरे का मास कितना था? 6 kg, दैट मींस 11 kg। ऐसे आप सिंपल अलजेब्रा यूज करते आ रहे हो। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि 5 ब्लॉक्स हैं जिनकी सबकी मास कितनी है? 2 2 2 है, तो नेट बताइए। तो आप क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही थी। अब चलते हैं, यहाँ तक तो किसके बारे में था? स्केलर के बारे में था। अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। और बेटे ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आपके पूरे फिजिक्स के लिए, सिंपली 1-2 चैप्टर के लिए नहीं, पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और याद रखना, इस वेक्टर क्वांटिटी को पूरा समझाने में 3 से 4 लेक्चर आपके लगेंगे, बट इसको अच्छे से आप समझना और इसके खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। आओ देखो,
देखो वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी के पास अभी आप लोगों ने देखा, डेफिनेशन हमने बताया कि दोनों होते हैं। क्या क्या दोनों होते हैं भैया? मैग्नीट्यूड एंड साथ में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, वो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉट द अनडिफाइंड डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है कि भाई कोई भी वेक्टर है तो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन, सॉरी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको दिया जाएगा, तब हम उसको क्या कर सकेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कह सकेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल भी समझाया था। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो फर्स्ट हेडिंग इसमें लगा लीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या वेक्टर के बारे में हम समझेंगे कैसे? कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें क्या हो? एक एरो लगा हो, उसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, फिर आपको इसको मैथमेटिकली समझाता हूं। तो लिख लीजिए, वेक्टर इज represented by a line with an arrow एग्जाम्पल समझना बेटा, विथ एन एरो, और एरो क्या करेगा? दिस एरो indicate the direction of vector। ये जो एरो है वो एरो क्या आपको रिप्रेजेंट करता रहेगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता रहेगा। यहां पे देखिए मैं समझा रहा हूं आपको कैसे दे रहा। मान लो कि ये बेटा एक एरो दे दिया है, ठीक है? तो अब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है? अब देखो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। यहां पे एरो लगाया गया है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किधर है? आरएचएस में। किधर है बेटा? आरएचएस में। स्पेसिफिक डायरेक्शन बताया गया इस ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में कि भाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किधर है? आरएचएस में। देखिए जहां से वेक्टर या जहां से लाइन स्टार्ट होती है या जहां से जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जहां पर आपका एरो का साइन लगा होता है उसे बोलते हैं, इस एरो के साइन को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। वो जो वेक्टर है उसका वो क्या है? हेड है। और इस पॉइंट, मान लो कि हम लोग पॉइंट का कुछ नाम ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं, तो इनके बीच में जो भी मैग्नीट्यूड होगी या लेंथ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बात समझ में आया बेटा? कोई भी वेक्टर को हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि एक एरो लगा होता है और जिस डायरेक्शन में एरो लगा होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? अब ध्यान देना सिंबल क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, सिंबल ऑफ वेक्टर। देखिए कोई भी कैपिटल जितने भी या कोई भी लेटर ले लो, किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो लगाया गया है, क्या लगाया गया है? एक छोटा सा एरो अगर उसके ऊपर रखा गया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बेटे। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो लगाया गया है तो उसे आप क्या समझोगे? पूरी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी। लाइक दैट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, ए के ऊपर एरो लगा दिया। वैसे मान लो एक्स है, एक्स के ऊपर एरो लगाया तो वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैपिटल ए के ऊपर एरो लगा दिया तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, इसका भी मैं एक नाम दे देता हूँ, सिंपली एक वैसे ही एग्जाम्पल के लिए नाम दे देता हूँ, ठीक है? मान लो कि मैं इसको बोलता हूं एक्स वेक्टर, तो ये एक्स वेक्टर हुआ। अब देखिए एक्स वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहां से ए से लेकर के बी तक की कुछ लेंथ होगी, मैं उसको सपोज कर लेता हूं कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना है बेटे? 4 सेंटीमीटर है। आइए मैं लिखता हूं एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन देखो, ए से जब हम चल रहे हैं बी की तरफ चल रहे हैं, यानी आरएचएस में डायरेक्शन किधर है? आरएचएस में। या डायरेक्शन का पहचानने का एक और तरीका है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको, ठीक है? ये देख लो, सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल बेसिक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन जो है रिप्रेजेंट कैसे की जाती है? देखिए, कार्टेशियन प्लेन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है बेटे? उसी को देखो, ये ऊपर जो है नॉर्थ रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये देखिए यहाँ जो इनिशियल पॉइंट है इधर से किसकी तरफ चल रहा है? ईस्ट की तरफ चल रहा है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो अब फिर से बात बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हो गया। सेंटीमीटर क्या हुआ? यूनिट हो गया। एमएजी का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड। सीएम क्या हो गया? यूनिट हो गया। टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दी गई। क्या बता दिया गया? स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बता दिया गया। तो यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन दी गई, तब हम लोग एक्स को क्या बोल रहे हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होगा? किसी भी अल्फाबेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो? एरो लगा सकते हो, ठीक है? आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन द वेक्टर पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे बेटे, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे।